हम लोग ने भाग 3 जो यूनिट 7 का यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 7 में ही आपको अगर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साथ भारत के 6 देशी राज्यों के संबंधों के बारे में पाठ्यक्रम में उल्लेख है। और वो राज्य हैं बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक और पंजाब। तो हमको 6 इन देशी राज्य जो हम कहते हैं नेटिव स्टेट उस जमाने में, उनके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशंस पे बात करनी है। तो जैसा कि हम लोग पिछले जो थर्ड भाग बनाया था, हमने तीसरा भाग बनाया था यूनिट 7 का, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे बंगाल पे अंग्रेज़ों ने आधिपत्य किया, और उस सिलसिले में हम 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध का जिक्र कर चुके हैं। और 1764 में जब बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने पराजित कर दिया, तो इस बार उन्होंने निश्चित रूप से युद्ध में अपनी सैनिक श्रेष्ठता साबित की। कम संख्या में होने के बावजूद भारत के 3 बड़ी शक्तियों की सम्मिलित सेना को उन्होंने पराजित किया, और यह एक निर्णायक बिंदु बन गया 1764, जहां से यह तय हो गया कि अब मुगल साम्राज्य का क्षरण हो रहा है तेजी से। वैसे भी क्षरित हो रहा था, और लगातार मुगल साम्राज्य जैसे जैसे औरंगजेब की मौत के बाद 1717 में अगर आप देखेंगे, आपको सिर्फ इशारा में कर रहा हूं, तो 2 तरह के देशी राज्य हमको दिखाई देंगे जो लोग पनपेंगे। एक तो वो लोग हैं जो मुगल साम्राज्य के श्रेष्ठ दिनों में, अच्छे दिनों में उनके बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग थे, और जब उन्होंने देखा कि ये मुगल साम्राज्य रूपी जहाज ढहने वाला है, डूबने वाला है, तो वो लोग अपने संबंध खराब नहीं करते, लेकिन वो लोग करते क्या हैं कि वो अपने लिए जो उनको इलाके मिले हुए थे, उन इलाकों पर वो ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं, और वहाँ लगभग एक स्वतंत्र शासक के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। बंगाल यही मामला है, अवध में यही मामला है, हैदराबाद में भी यही मामला है। जबकि इसके विपरीत पंजाब और मैसूर का मामला ऐसा होगा कि वो लोग जो मुगल साम्राज्य से लगातार लड़ रहे थे, और उन्होंने मुगल साम्राज्य से लड़के जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ तो उन्होंने अपनी हैसियत बढ़ा ली। तो उसमें मराठे आएंगे, उसमें पंजाब आता है। तो एक इशारा करूँ तो 2 तरह के राज्यों में देशी राज्य बांटे जा सकते हैं। अब बंगाल का मामला हमको पता है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हरा दिया, और वहाँ एक कठपुतली नवाब मीर जाफर को बिठा के, और एक तरह से परोक्ष रूप से बंगाल में उन्होंने अपना शासन चलाना शुरू किया। 1764 वो निर्णायक बिंदु होगा जब बक्सर के युद्ध में सब हार जाएंगे। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी, और इलाहाबाद की संधि में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो उस समय इलाहाबाद में रुका हुआ था, दिल्ली से फरार था और इलाहाबाद के किले में रह रहा था, वहाँ पर इलाहाबाद में संधि होगी, और इसमें यह होगा तय होगा कि मुगल बादशाह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बंगाल प्रांत का नवाब की स्टेटस दे देगा, लेकिन खुद कंपनी इसको लेने को तैयार नहीं है। वो उसने क्या किया कि उसको पता था कि जो प्रांत उसको मिल रहा था बंगाल, वो प्रांत उसके गृह राज्य इंग्लैंड से बहुत बड़ा था, और उसको इस तरह के राज्य का चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दीवानी वसूल करने का अधिकार खुद ले लिया, और निजामत यानी शासन चलाने का अधिकार, पुलिस को देखना, बॉर्डर सिक्योरिटीज को देखना, और सारे जो राज्य के दायित्व होते हैं, राज्य के 2 तरह के दायित्व होते हैं। एक तो वह कर लेता है, और उस कर की राशि से वह राज्य अपने द्वारा शासित लोगों से कर लेता है, और उसी कर की राशि से वो अपना एक पूरा प्रशासनिक ढांचा और एक लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने का ढांचा तैयार करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कर वसूलने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और प्रशासनिक दायित्व निभाने का काम बंगाल के नवाब का।
ये हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग बंगाल में दो राज या दोहरा शासन पद्धति। जब बंगाल की बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे, चूंकि हम पिछले एपिसोड में उसकी बात कर चुके हैं। आपको पता है कि वो बंगाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश शामिल है। तो जब बिहार तक आ गए तो हम आज के हिसाब से अगर अपने देखें तो अवध का प्रांत क्या है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा, और थोड़ा उत्तराखंड ले लें हम लोग, तो वही बनता था अवध का प्रांत। तो जब बिहार आ गया तो बॉर्डर अवध से लग रहे हैं, और अवध से जब बॉर्डर लगेंगे तो अब नेक्स्ट टारगेट है, एक बहुत बड़ा प्रांत है भारत का, अवध। और इसको अब अंग्रेजों की दृष्टि इस पर लग जाएगी, और उन्होंने जो के बाद जो बिहार का नंबर आएगा अवध का, वो नंबर ये आएगा कि अवध को अगर हम उस जमाने के हिसाब से डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं गंगा और घाघरा नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था वो बनता है अवध। और इसकी राजधानी पहले हुआ करती थी फैजाबाद, और बाद में इसकी राजधानी बन गई लखनऊ। इस वंश की शुरुआत 1722 में स्वतंत्र रूप से जो मुगल बादशाह के दरबार के बड़े अधिकारी थे सआदत अली खां, उन्होंने 1722 में अवध की में जो शासक वंश है उसकी शुरुआत वो करते हैं, और यहाँ एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको संचालित करना शुरू करते हैं। 1764 में इसी वंश का जो नवाब सुजाउद्दौला है वो बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। लिहाजा इस युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हो रही है 1765 में, उसमें 3 लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड क्लाइव ने और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने साइन किए थे, चूंकि मीर कासिम तो उससे बाहर हो गया था समझौते से। और इसमें अवध के नवाबों पर पहली बार युद्ध करने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया। इलाहाबाद और कड़ा के जिले उनसे लेकर मुगल बादशाह को सौंप दिए गए, क्योंकि मुगल बादशाह ने बंगाल की दीवानी सौंपी थी अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने उन मुगल बादशाह के लिए एक पेंशन भी फिक्स की। इसी 1765 में ये हुआ कि उसी ज़माने से अंग्रेजी सेनाएं अवध में रहने लगी, और एक तरह से अवध के आंतरिक मामलों में अब यहीं से ब्रिटिश घुसपैठ शुरू हो जाएगी। 1765 के बाद लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों अवध के नवाबों पर अपनी शर्तें थोपती रही, और अवध के नवाब हठीले तौर पर मैं कहूँगा कि वो अंग्रेज़ों के प्रति कहते स्वामी भक्त हैं। अंग्रेज कुछ भी करें, उनके साथ जो भी करते थे, लेकिन वो हठीले ढंग से स्वामी भक्ति निभाते थे, और अंग्रेज़ों की हर शर्त जब तक वो मान सकते थे मानते रहे। धीरे धीरे उन पर सेनाओं के रखने का खर्चा जो था, पहले सेनाएं खुद रहीं, फिर इन सेनाओं के अवध की सुरक्षा के नाम पर इन सेनाओं के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के रहने का खर्चा अवध के नवाब से लिया जाने लगा। ये खर्चा इतना ज़्यादा होने लगेगा कि धीरे धीरे अवध के नवाबों पर काफ़ी कर्जा चढ़ जाएगा, वो इतनी रकम दे नहीं पाएंगे। और तब 1801 में फिर एक निर्णायक समय आएगा जब लॉर्ड वेलेस्ली आएगा हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनकर, और वो हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल है, 1798 में आया था। और 1801 में वो क्या करेगा, उसमें वेलेस्ली ने सहायक संधियां करके काम शुरू किया था। हालांकि इसी तरह का इनिशियल उसका रूप हमको अवध के नवाबों के साथ जो संधि हुई इसमें दिखता है। देखिए, अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ जाहिर तौर पे अपने विद्यार्थियों की गुजारिश पे मैंने बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरी अब सीधी तो विद्यार्थियों तक पहुँच नहीं है, तो हमारे विद्यार्थी या वो विद्यार्थी जिन्हें ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, उनका ये दायित्व होता है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर बताएं कि उनको और क्या जानकारी चाहिए। धन्यवाद।